शिरीन थी जिसने धीरे धीरे विस्तारित अवधि के लिए लड़ने के बाद इसे महसूस किया। वो पहली बार में बहुत निश्चित नहीं थी और अगर उसे चरम पर नहीं धकेल दिया गया होता तो वो जोखिम नहीं उठाती। सौभाग्य से योजना ने काम किया। वो दूर टेलीपोर्ट करने में कामयाब रही। जैसा कि वो उनके द्वारा पीछा किए जाने से वो डरती थी, उसने स्थलाकृति की जांच किए बिना काफी दूर टेलीपोर्ट किया। इस थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उसकी जान पर लगभग बन पड़ गई थी। जिस स्थान पर वो दोबारा से प्रकट हुई वो एक धारा थी जो हरी भरी गर्मी का उत्सर्जन कर रही थी। धारा के पानी में सल्फ्यूरिक एसिड की तीव्र गंध थी। जब शिरीन दिखाई दी वो धारा से लगभग 10 मीटर ऊपर थी। क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो कैसे उड़ सकती है, वो तेज गति से गिर रही थी जब वो आकाश के बीच में दिखाई थी। ये नीचे जहरीला एसिड है, यदि आप इसमें गिर जाती हैं तो आप नहीं बच पाएंगी, दृढ़ पत्थर कंगन चिल्लाया। वो इतना डर चुका था कि ये बोलते हुए वो कांप रहा था। शिरीन के पास अब इससे निपटने का समय नहीं था। ये देखते हुए कि वो गिरने वाली है, उसने चारों ओर देखा और ऐसा लग रहा था कि उसने हवा में एक हरे रंग का पेड़ देखा है। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचने से पहले उसने अपनी कलाई को हिलाया और एक नरम रस्सी उस पेड़ की ओर फेंक दी जो उस पर लद गई थी। क्योंकि वो पानी की सतह के बहुत करीब थी इसीलिए उसके पैर अब भी अनिवार्य रूप से उसे छूते थे। उसने उसी क्षण अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पैरों को एसिड की तरह गंध वाले पानी से नष्ट होने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी। सौभाग्य से और अप्रत्याशित रूप से उसने लकड़ी के एक टुकड़े पर कदम रखा और इससे पहले कि उसके पैर धारा में डूबे उसने पहले ही खुद को विपरीत किनारे की ओर धकेल दिया। अय्या! दूर से एक रोने और हरे पेड़ के बगल में सुनाई दे रही आवाज थी, क्योंकि वो वास्तव में सामने से किसी से टकरा गई थी। इसी बीच शिरीन को नरम रस्सी पर पकड़ते हुए भी खींच लिया गया। ये भी इसी क्षण था कि शिरीन ने महसूस किया कि वो किसी पेड़ पर नहीं बल्कि हरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी पर लटकी थी। क्योंकि ये बहुत जल्दी में थी तो उसने अनिवार्य रूप से आदमी में दुर्घटनाग्रस्त होना ही था। इससे पहले कि वो स्पष्ट रूप से देख सकी कि वो व्यक्ति कौन था, फ्लॉप, वो एक छोटी सी बुलेट की तरह उस व्यक्ति की बाह में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और प्रभाव बल इतना तीव्र था कि वो जिस व्यक्ति से टकराई वो थोड़ा पीछे की ओर उड़ गया और उसकी बाहों में जमीन पर गिर गया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। शिरीन ने हवा में दिखाई देने वाली जगह पर नरम रस्सी पर लटकने और इस आदमी के आलिंगन में दुर्घटनाग्रस्त होने में केवल 3 से 4 सेकंड का समय लगाया। वो इस अनजान व्यक्ति के ऊपर सपाट थी, जबकि उसके होंठ उसकी ऊपरी ठुड्डी के खिलाफ थे जो उसके हल्के लाल होठों से केवल 0.1 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। शिरीन बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो जल्दी से प्रतिक्रिया कर सकती थी लेकिन इस समय वो थोड़ी स्तब्ध सी थी। वो जानती है कि उसने देखा कि ये एक ईमानदार पेड़ था। यह अचानक कैसे एक व्यक्ति बन सकता है? क्या वो पेड़ की आत्मा थी, एक डरावना जिन? इससे पहले वो जल्दी से कूद जाती है और माफी मांगती है क्योंकि वो उस बेचारे व्यक्ति पर आ गिरी थी। लेकिन उसकी पहली प्रतिक्रिया अब उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से पकड़ना था। जैसे ही उसने अपना सर उठाया, उफ! गर्दन पकड़ते ही वो व्यक्ति खांसने लगा। इसी बीच वो व्यक्ति के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने में भी कामयाब रही और उसकी उंगलियां कठोर हो गई। ये तुम हो? उस व्यक्ति के लाल होंठ और सफेद दांत थे। उसका चेहरा अनुग्रह में अद्वितीय लग रहा था और वो हरे कपड़े के साथ एक जेट पेड़ की तरह दिखाई दे रहा था। वो अभी भी युवा दिख रहे थे। इसके अलावा वो इतने शालीन थे कि मानो वो एक परीक्षा के लिए राजधानी शहर से भाग रहे हों। शिरीन इस व्यक्ति को जानती थी। वो नीलामी घर में भूदेव सिंह के साथ एक प्रतिद्वंदी तस्लीम पर रखा गया था और संजीवनी जड़ी बूटी को सोने की 50,000 मोहरों पर उन्होंने उसे बेच दिया था। क्या ये व्यक्ति अभी भी जिंदा था? और क्या वो शिरीन को याद कर सकते हैं? यदि उन्हें याद नहीं आ रहा तो क्या मुझे उन्हें ये सब याद दिलाना चाहिए? ये मेरे लिए अच्छा होगा। और यहाँ ये क्या कर रहे हैं? शिरीन के मन में काफी सवाल थे। जब उन्होंने उसे संजीवनी जड़ी बूटी बेची थी जिसकी कुल कीमत लगभग 10 लाख सोने की मोहरें थी तो उसने मूल रूप से उसे केवल 50,000 सोने की मोहरों में उससे खरीदा था। लेकिन उसने उसे मुफ्त में एक तरह से दी थी। लेकिन उस स्थिति में उसे खींचने में वो कामयाब रहे थे जिसके बाद उसका पीछा किया जा रहा था भूदेव सिंह और उसके आदमियों के द्वारा। इसीलिए शिरीन की गहरी याद थी। बाद में उसने उसे देखने की कोशिश की लेकिन उसे लग रहा था कि वो दुनिया से गायब हो गया है, क्योंकि वो उसे ना ही व्यक्ति दिखा था ना ही व्यक्ति के बारे में उसने कुछ सुना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ उससे मिल सकेगी। ये काले जंगल की तीसरी चोटी थी और स्तर 6 आध्यात्मिक शक्ति वाले व्यक्ति को यहाँ जीवित रहना मुश्किल होगा। फिर भी वो पेड़ के आकार में कहीं से भी दिखाई दे गया था।
जब शिरीन उसे घूर रही थी वो कुछ हैरान था। ओह ओह, आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। वो बच्चा खांसता रहा। मुझे माफ कर दो। शिरीन ने उसकी गर्दन को जाने देने के लिए अपनी उंगलियां ढीली की। तुम यहाँ क्यों हो? तुम मुझे जानती हो? उस बच्चे की लंबी पलकें अचानक झपकने लगी और उसने उसे उत्सुकता से घूरते हुए देखा। शिरीन दिल की एक याद में खो गई थी और उसे याद है जब वो पहली बार उससे मिली थी तब वो किसी और भेष में थी। वो एक अधेड़ उम्र के पुरुष की तरह दिख रही थी और एक बच्चे की तरह कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा वो बहुत छोटी थी और अब वो जैसी दिखती थी उससे काफी अलग थी। कोई आश्चर्य नहीं था कि वो उसे पहचान नहीं पा रहे थे। हम पहले एक दूसरे को देख चुके हैं। शिरीन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। भीमपुर राज्य के नीलामी घर में आपने मुझे 3000 साल पुरानी संजीवनी जड़ी बूटी को 50,000 सोने की मोहरों में बेचा था। उस बच्चे ने आश्चर्यचकित होते हुए अपनी आंखें खोली। तो वो आप थी, परंतु आप तो लड़की हैं। वो उसे फिर से ध्यान से देखता है। और अगर मैं जोड़ सकता हूँ तो एक सुंदर लड़की हैं आप। शिरीन थोड़ा शर्मा गई। जब वो नीलामी घर में थी तो उसे लगा ये व्यक्ति कोई सरल व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो उसे अभी तक समझ नहीं पाई थी। उसने सोचा था कि वो उस समय उसकी उत्पत्ति के बारे में जानती थी, लेकिन अपनी वर्तमान अभिव्यक्ति के साथ वो ऐसा आदमी नहीं लग रहा था जैसा उसने सोचा था कि वो था। जब वो विचार कर रही थी कि उसके नीचे का व्यक्ति स्थानांतरित हो गया, लेकिन उसके अवचेतन द्वारा उसे पकड़ लिया गया। इसीलिए उन्होंने चलना बंद कर दिया और सीधे कहा, मोहतरमा, ये एक दूसरे को छूने के लिए पुरुष और महिला के लिए अनुचित नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये आपके लिए मेरे शरीर पर सवारी करने के लिए बहुत उपयुक्त जगह नहीं है, क्यों, है ना? शिरीन को बस अभी एहसास हुआ कि वो अभी भी उसकी कमर पर बैठी हुई थी। वो शर्मा गई और अंत में उछल पड़ी। मुझे क्षमा करें, आप यहाँ क्यों हैं? वो बच्चा भी खड़ा हो गया, लेकिन जिस नरम रस्सी का इस्तेमाल किया गया था वो अभी भी उसके कमर के आसपास उलझी हुई थी। इसीलिए शिरीन ने अपनी उंगली उठाई और नरम रस्सी को वापस रखा। उसने अपने शरीर से धूल और मिट्टी को साफ करने के लिए अपने कपड़े झाड़ना शुरू कर दिया। अच्छा सवाल, ये सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहता था। तुम यहाँ क्यों हो और तुमने पेड़ की तरह मुझ पर क्यों रस्सी को कसा? सौभाग्य से मुझे पता था थोड़ा कुंफू, वरना मैं सीधे उस हड्डी पिघला देने वाली नदी में खींच लिया जाता और मेरी एक भी हड्डी नहीं बच पाती। शिरीन ने बहुत शर्म महसूस की, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। इसीलिए उसने स्पष्ट रूप से उसे नहीं देखा कि क्या उपलब्ध था और सोचा कि ये एक पेड़ था, लेकिन सौभाग्य से ये व्यक्ति समय में नदी तट पर दिखाई दिया, वरना वो धारा में गिरकर अपना जीवन खो देती। शिरीन ने हल्के से खांसते हुए कहा, मैं भाग रही थी क्योंकि हत्यारे सेंटीपीड मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे खेद है कि मैंने आपको नाराज कर दिया। उसने माफी मांगी। बच्चे ने जवाब दिया, ये ठीक है, ये तुम्हारे समय अभी मरने के लिए नहीं आया है। अगर मैं यहाँ ना होता तो आप धारा में नहीं गिरती। ये सच था। शिरीन ने इससे इनकार नहीं किया और सीधे सर हिलाया। अजीब तरह से पर्याप्त है। धारा की विपरीत दिशा में 100 मीटर नंगी भूमि थी। इसमें एक भी पौधा नहीं उगता था, जिसमें विभिन्न आकारों के कंकड़ होते थे। वो कंकड़ नीले रंग के नहीं थे जिन्हें वो देखती थी, लेकिन वो गहरे नीले, नीले हरे और अन्य मध्यवर्ती रंग के थे। तो मुझे आपका उद्धारकर्ता माना जाना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, एक दयालुता को अधिक दयालुता के साथ चुकाना चाहिए। जैसे कि आपको बचाना एक महान दयालुता थी, आप मुझे कैसे चुकाएंगी? बच्चा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। शिरीन हैरान थी। यह आदमी दयालु नहीं बल्कि अदायगी के लिए पूछ रहा था, लेकिन वो वास्तव में उस समय उसे बचा रहा था और अब वो उसके लिए ऋणी थी। मैं आपकी कृपा को चुकाने के लिए भविष्य में एक बार आपको बचाऊंगी, शिरीन ने वादा किया। 10 बार, युवा बच्चे ने जोर दिया। शिरीन उलझन में थी। जैसा कि मैंने कहा, एक दयालुता को अधिक दयालुता के साथ चुकाना होगा। मैंने आपको एक बार बचाया तो आपको मुझे वास्तव में चुकाने के लिए 10 बार बचाना चाहिए। और हाँ, आपकी वजह से मैंने अपना कछुआ भी खो दिया है और आपको मुझे वापस करना होगा। युवा बच्चा गणना कर रहा था। शिरीन ने दोहराया, आपका कछुआ? इसका क्या मतलब है? मैं अभी अभी एक सुनहरे कछुए के लिए मछली पकड़ रहा था और जब मैं बस इसके खोल को बाहर निकालने में कामयाब होने वाला था तो आपने इसकी पीठ पर कदम रख दिया और आपने मेरी मछलियों को भी भगा दिया। युवा बच्चे ने उसे मछली पकड़ने की छड़ी दिखाई। ये तब था जब शिरीन को याद आया कि जब उसने लगभग पानी में कदम रख दिया था तो उसे लग रहा था कि उसने किसी ऐसी चीज पर कदम रखा है जिससे उसके पैरों को चोट लगने से बचाया जा सके। उसने सोचा कि वो एक लकड़ी के एक टुकड़े पर कदम रख रही है, लेकिन ये वास्तव में सुनहरा कछुआ था जिसे उसने पकड़ा था। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन धारा की ओर देख रही थी। क्या अम्लता में धारा पानी अधिक नहीं था? एक कछुआ इसमें कैसे रह सकता है?
जल का रंग नीले गहरे रंग का था और इसकी लहरें असामान्य नहीं थी। उसने किनारे से कंकड़ उठाया और कंकड़ फेंक दिया। कंकड़ पानी की सतह पर हिचकोले खा रहा था और डूब गया। क्या धारा का जल साधारण जल था? वरना कंकड़ क्यों नहीं घुल रहा था? ये कंकड़ आम कंकड़ नहीं है, बल्कि इस स्थान के विशेष उत्पाद हैं। केवल इसे पानी में भंग नहीं किया जा सकता है। अगर ये कंकड़ इस क्षेत्र से नहीं थे तो क्या आपको लगता है कि वो भंग नहीं होंगे? ये वास्तव में सच्चाई थी। इस धारा का पानी क्या घोल सकता है? शिरीन ने पूछा कि उन्हें लगा कि युवा बच्चे को इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता है। यहाँ कंकड़ के अलावा और धारा में सुनहरा कछुआ कुछ भी भंग हो सकता है। अपनी मछली पकड़ने के उपकरण को देखते हुए युवा बच्चे ने जवाब दिया। मछली पकड़ने की छड़ी के अलावा उसके साथ एक अजीब तरह की कटोरी भी थी। कटोरी में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसमें बार बार छींटों की आवाज आ रही है। आप कितने सुनहरे कछुए पकड़े हुए हैं? शिरीन ने देखा कि वो कैसे दिखते हैं, लेकिन पीले हरे पानी के अलावा और कुछ नहीं था कि कटोरी में देखा जा सकता है। कितने? क्या आपको लगता है कि मैं आम मछलियों के लिए मछली पकड़ रहा हूँ? ये सुनहरे कछुए के लिए मछली को चुनौती दे रहा है। आपको 3 दिनों में एक भी नहीं मिल सकता है। मैं यहाँ 2 दिन पहले से ही मछली पकड़ रहा हूँ और आखिरकार मेरे चारे पर एक कछुआ बैठा था। छोटे बच्चे ने अपना सर हिलाया और आह भरी। ठीक है, ये वास्तव में शिरीन की गलती थी। शिरीन ने उस बच्चे की मछली पकड़ने वाली छड़ी को देखा और उसकी दयालुता को चुकाने का फैसला किया। मैं आपकी मछली पकड़ने में क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी मछली पकड़ने की तकनीक आखिरकार बहुत अच्छी है। आप? युवा बच्चे ने उस पर एक नजर डाली और अपने सर को हिलाया। नहीं, ये ठीक नहीं है। इस धारा में केवल 4 से 5 सुनहरे कछुए हैं और वो भाइयों की तरह है। एक बार पकड़े जाने के बाद बाकी अब नहीं काटेंगे। मुझे लगता है मैं अगली बार कुछ अन्य तरीकों का पता लगाऊंगा। शिरीन विश्वास नहीं कर सकती थी कि धारा के सुनहरे कछुए इतने बुद्धिमान होंगे। उसने गुप्त रूप से दृढ़ पत्थर कंगन से पूछा, छोटे उस्ताद, यहाँ सुनहरे कछुओं की क्या विशेषताएं हैं? दृढ़ पत्थर कंगन ने उसी समय कह दिया, मालकिन बच्चे ने जो कहा वो सही था। अब यहाँ सुनहरी यातनाओं के बारे में मत सोचो। वो सब के बाद कछुआ नहीं है, वो कछुए विद्वान है। उनमें से हर एक बहुत चालाक था और आसानी से छल में नहीं फंसाया जा सकता था। इसके अलावा आप केवल एक आकर्षण के रूप में ड्रैगन के मांस का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन आप अभी भी एक को पकड़ने में विफल हो सकती हैं, भले ही आप एक पूर्ण टुकड़े को क्यों ना फेंक दें। क्या ये इतना मुश्किल था? वो केवल सुनहरे कछुए कैसे हो सकते थे? उन्हें इसके बजाय हीरे का कछुआ होना चाहिए था। शिरीन ने युवा बच्चे से पूछा, अरे भाई, क्या आपके पास अभी भी कोई ड्रैगन मांस बचा है? मैं कोशिश कर सकती हूँ। नहीं, वो आखिरी टुकड़ा था। युवा बच्चे ने अपना सर हिला दिया और एक बेहोश मुस्कान के साथ उस पर नजर डाली। तुमने अभी अभी क्या कहा है भाई? मुझे लगता है तुम्हें मेरा नाम पूछना चाहिए था। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? शिरीन ने उसकी सलाह मान ली। सोमदेव सिंह। महान श्री सोमदेव जी? श्री सोमदेव? क्या आप मुझे कोस रही हैं? सोमदेव सिंह दुखी थे। उसको उपनाम से बुलाना उसके लिए उचित नहीं था। फिर क्या होगा अगर मैं आपको श्रीदेव कहती हूँ तो? मेरा उपनाम देव नहीं है। सोमदेव सिंह अभी भी नाखुश थे। शिरीन परेशान थी। श्री सोमदेव सिंह कैसा है? ये पहले से तो ठीक होना चाहिए, है ना? आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया है, सोमदेव सिंह ने याद दिलाया। इस समय शिरीन को अब अपनी पहचान नहीं छिपानी पड़ी। शिरीन, वजीर श्याम सिंह की हवेली की छठी बेटी। मैंने जो सुना है आप उससे अलग दिखती हैं। सोमदेव सिंह ने उसे सर से पैर तक ध्यान से देखा। शिरीन मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। श्री सोमदेव सिंह, क्या आप यहाँ 2 दिन पहले से ही हैं? शिरीन ने पूछा। हाँ, क्यों? कुछ भी तो नहीं। शिरीन एक कंकड़ पर बैठ गई और अपने पैरों की मालिश की। वो लंबे समय से चल रही थी और पहले से ही बहुत थकी हुई थी। जलधारा खतरनाक थी। नदी का किनारा अपेक्षाकृत सुरक्षित लग रहा था। वो पिछले 3 मिनट से श्री सोमदेव सिंह से बात कर रही थी और अभी तक किसी भी क्रूर जानवर को उसने नहीं देखा था। इसीलिए थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए ये जगह अपेक्षाकृत रूप से सुरक्षित होनी चाहिए थी। शिरीन ने भी अपने परिवेश का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वो थोड़ा अजीब था क्योंकि धारा के दक्षिण और उत्तरी दोनों किनारों पर लगभग 100 मीटर कंकड़ थे। इसके अलावा प्रत्येक किनारे के पेड़ बहुत अलग थे। उत्तरी किनारे में नीले पेड़ थे, जबकि दक्षिणी किनारे में लगभग 100 मीटर की दूरी पर नीले हरे पेड़ थे। क्या वो पहले से ही तीसरी चोटी से बच गई थी, या क्या इस धारा के कारण पेड़ इतने असामान्य थे? अस्थिभंग धारा, क्या क्रूर नाम था। शिरीन ने भागने की अपनी रणनीति की योजना बनाई, लेकिन वो जानती थी कि काले जंगल के बारे में वो पूरी तरह से उस पर आधारित थी जो उसे महादेव प्रताप सिंह ने सुनाया था, जो सिर्फ तीसरे शिखर पर पहुंचने में कामयाब रहे थे। उसने हड्डी भस्म धारा के बारे में नहीं सुना था। श्री सोमदेव सिंह, क्या ये अस्थि भंग तीसरी चोटी और दूसरी चोटी के बीच की सीमा है? शिरीन ने आशा से पूछा। तीसरी चोटी और दूसरी चोटी के बीच की सीमा?
श्री सोमदेव सिंह भड़क गए। हाँ, दोनों किनारों के पेड़ों के रंग बिल्कुल अलग अलग हैं और मुझे लगता है ये सीमा है। श्री सोमदेव सिंह ने एक पल के लिए उसे देखा और लड़खड़ाते हुए कहा, क्या आप सच सुनना चाहती हैं? शिरीन ने अचानक उत्सुक महसूस किया। सच क्या है? श्री सोमदेव सिंह ने सहानुभूति के साथ उसे देखा और कहा, मुझे डर है कि अगर आप सच सुनेंगी तो आप रो देंगी। शिरीन नाराज थी। श्री सोमदेव सिंह ने फिर कहा, यहाँ है। इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाती, अचानक दो ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। इसी बीच आसपास का तापमान भी अचानक कम हो गया और एक परिचित जानलेवा आभा फैल रही थी। शिरीन तुरंत कूद गई। ये 6 आंखों वाला स्पॉटेड किलर सेंटीपीड था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों जीव उसे खोज लेंगे। सिर्फ एक पलक झपकने के साथ उनमें से 2 दिखाई दिए। अंधेरे जंगल में 2 सेंटीपीड्स की 12 आंखें भयानक दृश्य की तरह थी, जो कि शिरीन और श्री सोमदेव सिंह दोनों को घूर रहे थे। इसके अलावा उनके पूरे शरीर की चमड़ी धीरे धीरे उठ खड़ी हुई थी। यह हमला करने की तैयारी का उनका तरीका था। शिरीन ने एक कदम पीछे लिया, धारा को देखा और फिर दोनों हत्यारों ने सोचकर कि क्या दोनों 300 फीट चौड़ी नदी को पार कर पाएंगे। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, दोनों हत्यारे सेंटीपीड्स ने फुसफुसाया और अपनी पूंछ को आकाश में चला दिया। वो नदी की तरफ उड़ गए जैसे दो रंगीन इंद्रधनुष। हद है। जब शिरीन प्रतिक्रिया देने वाली थी, श्री सोमदेव सिंह जो पास में थे अचानक उसके पास पहुंचे, उनकी बाह पकड़कर बोले, चलो जल्दी चलो। शिरीन ने उसे गले लगाया, लेकिन वो उस समय उसकी परवाह नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि 2 राक्षस उन्हें मिलते, वो जल्दी से श्री सोमदेव सिंह को ले जाने के दौरान जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गई। इसके साथ ही 2 हत्यारे सेंटीपीड भी उस सटीक स्थान पर उतरे जहां शिरीन ने टेलीपोर्टिंग की थी। वो चूक गए और इस प्रकार वो गुस्से में थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने एक लंबे ऊंचे ऊंचे होज बनाने के लिए अपना सर उठाया। घने जंगल के माध्यम से उनकी गूंज सुनाई दे रही थी और थोड़ी देर बाद जंगल के अंदरूनी हिस्से से विभिन्न तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि क्रूर जानवर अपने प्राप्त आदेश के प्रति प्रतिक्रिया कर रहे थे। फुफकार के बाद 2 हत्यारे सेंटीपीड उनका पीछा जारी रखने के लिए घने जंगलों में चले गए। शिरीन ने उम्मीद नहीं की थी कि दोनों हत्यारे सेंटीपीड इतने जिद्दी होंगे और उसे जाने नहीं देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे संपर्क करती थी। दोनों जीव एक पल के बाद उसके पास आ जाते थे। इस रूप से वो मुश्किल से हिल पा रही थी। वो सांस लेने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रही थी। उसने महसूस किया कि इस बार और भी परेशानी थी, क्योंकि श्री सोमदेव सिंह जो खुले दिल के दिखाई दे रहे थे, अपनी तरफ से उससे कसकर चिपके हुए थे और उसकी बाह को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उसके पास उन्हें ले जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ये एक बड़े तेल टैंक को ले जाने जैसा था। शिरीन बिटिया, यहाँ जारी रखना बिल्कुल भी अच्छी रणनीति नहीं है। हत्यारा सेंटीपीड बहुत कठिन है और आप जब तक उन्हें नहीं मारेंगी, वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ेंगे। श्री सोमदेव सिंह शिरीन के बगल में स्थित थे। जैसे कि शिरीन टेलीपोर्टिंग करते समय बोल नहीं सकती थी, वो प्रत्येक टेलीपोर्टेशन के समाप्त होने के तुरंत बाद ही उसे बेदम तरीके से उत्तर दे सकती थी। ये कहना आसान है, इन 2 प्राणियों की कोई कमजोरी नहीं है और ना तो तलवार और ना ही जहर इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, अन्यथा वो उन्हें मार देती इससे पहले कि वो उसे तंग करते। क्योंकि शिरीन को किसी व्यक्ति को खींचते समय लगातार टेलीपोर्ट करना था, वो इतना थक गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि ये अभी भी उसकी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। ऐसा लगता था उसने जहां कहीं भी टेलीपोर्ट किया था, वहां बेरोक टोक जानवरों के घोंसले को अनिवार्य रूप से परेशान किया जा रहा था और अब उसके बाद वो जीव उसका पीछा कर रहे थे। जैसे जैसे वो जितनी बार टेलीपोर्टेड हुई, उनके बाद उनका पीछा करने वाले क्रूर जानवरों की संख्या भी बढ़ती गई। वो कई अजीब गर्जन और उसके बाद होलिंग प्राणियों का पालन करते हुए टेलीपोर्टिंग करती रही। ये बल्कि भयानक लग रहा था। आसपास की झाड़ियों से तेज और तीव्र आवाजें सुनाई दे रही थी। इस दृश्य को देखकर लगा कि छोटे खरगोश ने जुरासिक पार्क को गलत तरीके से समझ लिया और विभिन्न क्रूर डायनासोर द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। हर सेकंड बहुत खतरनाक था। शिरीन ने अपनी बाह को हिलाया, जिसे श्री सोमदेव सिंह ने गले लगाया था, और सुन्न और दर्द महसूस किया, जैसे कि चीजों के 1000 रूप ने उसकी बाह पर मारा हो। वो अपनी बाह वापस लेना चाहती थी। पीछे हटिए सोमदेव सिंह जी, आपकी युद्धकला तकनीक तो काफी अच्छी होनी चाहिए। क्या आप मेरी आस्तीन पर लटकना बंद कर सकते हैं क्या? क्या आप मुझे छोड़ने जा रही हैं? सोमदेव सिंह ने तुरंत अपनी आंखें खोली और कहा, मैं आपका तारणहार हूँ, आप मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। शिरीन ने पूछा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम अकेले मछली के पास हड्डी भस्म करने वाली धारा में आ गए थे।
तुम्हें युद्ध कला तकनीक में बहुत अच्छा होना चाहिए। तुम खुद ही दौड़ सकते हो। उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीपोर्टेशन करना आसान नहीं था। ये व्यक्ति एक बड़ा बोझ था जिसने उसकी गति को धीमा कर दिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति के इरादे छुपे हुए थे, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या कारण है कि वो उसकी हर बात का पालन कर रहा था। अतीत में शीरीन अपने उद्देश्य और पृष्ठभूमि का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था। आमतौर पर हड्डी भस्म करने वाली धारा के आसपास कोई जानवर और राक्षस नहीं आता था। वो काले जंगल में सबसे सुरक्षित जगह थी। मैं अपनी सवारी से आया और यहाँ पर सीधे उतरा था। मैं एक बार वापस जाने की योजना बना रहा था जब मैं सुनहरे कछुए को पकड़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन मुझे आपसे और 6 आंखों वाले हत्यारे सेंटीपीड से मिलने की उम्मीद नहीं थी, सोमदेव सिंह ने दावा किया। शीरीन चुप रही। क्या ये सच था? और हम कहाँ सुरक्षित हो सकते हैं? शीरीन उनसे बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे बिना नहीं रह पाई। हड्डी भस्म करने वाली धारा की नदी का किनारा ही सुरक्षित जगह है, लेकिन वो अब सुरक्षित नहीं थी। अन्य जानवर उस नदी से डर सकते हैं, लेकिन 6 आंखों वाला हत्यारा सेंटीपीड नहीं। यहाँ तक कि अगर आप उस स्थान पर वापस जाते हैं तो भी वो पीछा करना जारी रखेंगे। आप इसके अलावा ये उम्मीद ना करें कि उनमें से 2 अन्य जानवरों का पीछा करेंगे और आपको छोड़ देंगे। इससे पहले कि वो आपको अपने पेट में भस्म कर दें, वो अन्य जानवरों से नहीं लड़ेंगे। सोमदेव सिंह बहुत ही जानकार थे और उन्होंने उसे बहुत सारी जानकारी दी थी। शीरीन को इस वक्त तक सर दर्द हो रहा था। वो जल्द से अपने वर्तमान परिवेश से गुजरने लगी। हर जगह से तेज आवाजें आ रही थी और वो जानती थी कि जीव उनके करीब आ रहे हैं। पूरी बात अजीब थी। शीरीन ने अपनी टेलीपोर्टेशन शक्तियों का इस्तेमाल किया, न कि युद्ध कला तकनीक का। ये रास्ते में उसके किसी भी निशान और गंध को नहीं छोड़ता था। वो सोच रही थी कि जानवर उसे इस स्थान पर कैसे ढूंढ पा रहे हैं। काले जंगल के जानवरों में विशेष विशेषताएं हैं। उनके पास एक बहुत तेज नाक है जो 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गंध को सूंघ सकती है। हर बार जब आप टेलीपोर्ट करती हैं तो आप स्वाभाविक रूप से 5 किलोमीटर से अधिक नहीं चलती हैं और वो आपको सूंघ सकते हैं, सोमदेव सिंह ने व्याख्या की। अब वो स्पष्ट थी, इसीलिए वो जानती थी कि उसे 5 किलोमीटर से अधिक दूर कहीं टेलीपोर्ट करने की जरूरत है। जब उसने देखा कि जानवर करीब आ रहे हैं और फिर से टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना चाहा तो सोमदेव सिंह ने उसे रोक दिया। अब आपको टेलीपोर्ट नहीं करना है, उन्होंने हमें घेर लिया है। शीरीन चुप रही। शीरीन और सोमदेव सिंह एक बड़े पेड़ पर खड़े थे और वो देख सकते थे कि जानवर करीब और करीब आ रहे हैं। वो अब केवल 4 मीटर दूर थे। सभी जानवर अजीब लग रहे थे। शीरीन शायद ही उनमें से किसी का नाम ले सकती थी। वो सभी विश्वसनीय रूप से क्रूर लग रहे थे। वो दूर नहीं, एक पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गए, लेकिन निकट नहीं आए। दूरी के अन्य पेड़ हिल रहे थे। जाहिर है अभी भी बहुत सारे जानवर थे जो अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। उन्होंने उन्हें घेर लिया था। शीरीन ने अपने हाथ में तलवार कसकर पकड़ ली और उसे सीधा कर दिया। वो जानती थी कि ये एक तीव्र लड़ाई होगी। वो किसके इंतजार में है? वो अपने नेता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सोमदेव सिंह ने जवाब दिया। 6 आंखों वाला और 6 लातों वाला हत्यारा सेंटीपीड उनका नेता है? शीरीन ने कहा। 2 6 आंख वाले खतरनाक हत्यारे सेंटीपीड मेरी तलाश कर रहे हैं। बाद में जब मैं उनसे लड़ूंगी तो आप बचने का अवसर पा सकते हैं। सोमदेव सिंह ने उसके हाथ को और अधिक कसकर पकड़ लिया। क्योंकि हम साथी हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमें साथ रहना होगा। शीरीन चुप थी। शीरीन ने एक पल के लिए उसे देखा। आप 6 आंखों वाले हत्यारे सेंटीपीड के खिलाफ कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? सोमदेव सिंह ने शर्माते हुए कहा। 2 राउंड से अधिक नहीं। मैं उसके बाद खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से भागेंगे। यहाँ तक कि अगर वो रुके तो वो केवल उसके लिए बोझ होंगे। मैं ऐसा गैर जिम्मेदार इंसान नहीं हूँ। सोमदेव सिंह ने अपने सर को सीधे शीरीन पर देखने के लिए उठा लिया। शीरीन को लगा जैसे वो उसे लात मारना चाहती है। उसने उसकी जमकर धुनाई करनी चाहिए, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। वास्तव में उसे अब और कुछ नहीं कहना था। उसे हमेशा लगता था कि सोमदेव सिंह सीधे नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में उसके छिपे इरादों को उजागर करने का उसका कोई मन भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो सिर्फ इस बात का सामना कर सकती थी कि आगे क्या होगा। पीछे से 2 आवाजें सुनाई दे रही थी। 2 6 आंखों वाले हत्यारे सेंटीपीड भूत की तरह कहीं बाहर दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक सबसे आगे था और दूसरा पीछे था। उन्होंने उसे दूर भागने से रोकने के लिए शीरीन और सोमदेव सिंह के लिए रास्ता बंद कर दिया था। जाहिर तौर पर दोनों 6 आंखों वाले हत्यारे सेंटीपीड्स नाराज थे। उनकी 6 एम्बर रंग की आंखें लाल हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि उनके सर पर 6 छोटे छोटे लालटेन थे। जब ये 12 छोटे लालटेन दोनों को घूर रहे थे तो हवा में तापमान तेजी से कम हो गया था। पेड़ों पर पत्ते भूरे हो गए थे और मृत पत्ते चारों ओर उखड़ रहे थे। 2 सेंटीपीड बहुत भयावह थे। छोटी शीरीन, आप कितनी आश्वस्त हैं? सोमदेव सिंह का शरीर लगभग पूरी तरह से शीरीन से जुड़ा हुआ था और उसकी बाहें उसकी कमर के आसपास थी।
अगर आप मुझे इस तरह से गले लगाते रहेंगे तो मुझे उनसे लड़ने का कोई भरोसा नहीं है। शिरीन ने बिना किसी चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। सोमदेव सिंह ने देखा, आप मुझे खींच सकती हैं। शिरीन ने अपनी कलाई को उठा लिया और तुरंत उसे दूर धकेलना चाहा, लेकिन सोमदेव सिंह ने उसे हड़प लिया। उसकी आंखें चमक उठी थी। अगर तुम मुझे हटाओगी तो तुम मुझ पर 100 जान छोड़ दोगी। जब उन्होंने ये कहा तो शिरीन को सरदर्द होने लगा था। छोटी शिरीन, अगर मुझे इतने सारे जीवन देती हैं तो ये पर्याप्त नहीं है, भले ही आप मुझे खुद को बेच दें। सोमदेव सिंह ने शिरीन के कानों के पास फुसफुसाया और गर्म हवा उसके कानों के अंदर लगभग उड़ गई। शिरीन ने उसे दूर धकेलने से खुद को रोका और कहा, क्या आपने कहावत सुनी है? वो क्या है? आप मुझे पहले जाने देंगे तभी मैं आपको बताऊंगी। सोमदेव सिंह बहुत आज्ञाकारी थे और उसे जाने दिया। हालांकि वो असाधारण रूप से उसके करीब रहे। क्योंकि मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं बिल्कुल भी ना चुकाऊं। आखिरी वाक्य बोलने के बाद उसने तुरंत 10 फीट दूर टेलीपोर्ट किया और सफलतापूर्वक इस बड़े बोझ से बच गई। बेशक इस कदम के बाद उसने तुरंत 6 आंखों वाले हत्यारे सेंटीपीड से हमले को बुलाया। 6 आंखों वाले हत्यारे सेंटीपीड में एक ने उसके शरीर को फैला दिया और शिरीन के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। ये जोर से व्यर्थ हुआ और तुरंत ही शिरीन की ओर एक पीले हरे जहरीले झरने को जारी किया। शिरीन ने अनिच्छा से देखने के लिए संघर्ष किया कि क्या वो एक कमजोर बिंदु पा सकती है। वो पहले भी 6 लातों वाले हत्यारे सेंटीपीड के साथ लड़ी थी, इसीलिए वो उसकी सामान्य रणनीति जानती थी। इसीलिए इस बार वो अच्छी तरह से तैयार थी। उनमें से एक शिरीन के साथ लड़ाई कर रहा था, जबकि दूसरा मैच देख रहा था और सोमदेव सिंह को नजरअंदाज कर दिया, जो बड़े पेड़ पर खड़े थे। शिरीन को विचलित नहीं किया जा सकता था, जबकि 6 आंखों वाले हत्यारे सेंटीपीड से वो लड़ रही थी। उनके आसपास रहने वाले जानवर ऐसे दिखते थे जैसे वो अपने नेता के लिए चीयर कर रहे हों। शिरीन तेजी से चाल चल रही थी और जिस तरह से उसने अपनी तलवार को संभाला वो देखने में बहुत सुंदर और मनभावन लग रही थी। अधिकांश जानवरों में आध्यात्मिक शक्ति थी, इसीलिए उनमें जिज्ञासा थी। इस प्रकार कुछ जीव जो शुरू में दृश्य से बहुत दूर छिपे थे, अवचेतन रूप से उसके करीब आ रहे थे। शिरीन लड़ाई के दौरान धीरे धीरे एक दिशा में पीछे हट रही थी। बेशक वो कुछ सतर्कता से पीछे हट रही थी, इस प्रकार वो जानवरों द्वारा ध्यान देने योग्य नहीं थी। कभी कभी अन्य राक्षसों को लगता है कि वो दृश्य के बहुत करीब हैं, तो वो थोड़ा पीछे हट जाएंगे। दूर से आने वाले जानवरों को सामने की ओर धकेला गया, जबकि सामने के बाकी हिस्सों को थोड़ा पीछे की ओर ले जाया गया। धीरे धीरे सभी जीवों को एक साथ इकट्ठा किया गया और लड़ाई देखने के लिए उनकी गर्दन को टेढ़ा किया गया। शिरीन की अपनी अनूठी लड़ाई शैली थी। लड़ाई में लग रहा था कि वो 6 आंखों वाले बड़े खतरनाक और खूंखार सेंटीपीड की प्रतिद्वंदी नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा खतरे से बच सकती थी। कभी कभी उसे देखकर लगता था कि उसे पीट दिया जाएगा, जिस कारणवश सोमदेव सिंह को उसके बारे में चिंता होने लगी थी। अन्य 6 आंखों वाला खूनी हत्यारा सेंटीपीड, जो उसे भागने से रोकने के लिए वहां खड़ा रहा था, वो लंबी लड़ाई से विचलित होने लगा। उसने व्यापक रूप से अपना मुंह खोला और जम्हाई ली। अब समय था। शिरीन ने 6 आंखों और लात वाले खूनी हत्यारे सेंटीपीड के जहरीले झरने पर अपनी तलवार से हमला किया और उसके बाद टेलीपोर्टेशन करने के लिए तैयार हो गई। अचानक उसने सोमदेव सिंह की जोर से रोने की आवाज सुनी। मदद करो! ये उनके चारों ओर हवा सी फैल गई और गूंजने लगी। बेशक ये सुनकर शिरीन को भी झटका लगा। उसकी उंगली एक तरह से अचानक झटक गई और उसके हाथों से वो तलवार अचानक गिर गई। ऐसा हुआ कि 6 आंखों वाले हत्यारे सेंटीपीड ने अपना मुंह खोला और उस समय उस पर छलांग लगाई और संयोग से तलवार सीधे उसके गले पर जा गिरी। 6 आंखों वाला खूंखार हत्यारा सेंटीपीड चिल्लाया। उसका हवा में उड़ता विशाल शरीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। ये थोड़ी देर के लिए जमीन पर लुढ़कता रहा और आखिरकार आगे नहीं बढ़ सका। शिरीन आवाज थी, अन्य सभी जानवर दंग रह गए। अगर दृढ़ पत्थर कंगन की आंखें होती तो वो अपनी आंखें रगड़ता ही रह जाता हमेशा के लिए। क्या वो 6 आंखों वाला खूंखार हत्यारा सेंटीपीड मारा गया था? ये कैसे संभव हो सकता है? ये स्तर 7 वाले आध्यात्मिक शक्ति वाले व्यक्ति को भी निगल सकता है। एक छोटी लड़की के लिए स्तर 4 की आध्यात्मिक शक्ति के साथ इसे मारना कैसे संभव है? क्या ये चमत्कार था? शिरीन भी दंग रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी तलवार में इतनी ताकत होगी। उसे संदेह था कि वो तलवार 6 आंखों वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड के कमजोर बिंदु पर वार भी कर पाएगी। उसे याद आया कि उसने पहले भी उसका गला दबाने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसे कुछ नहीं हुआ था।
इस बार ये इतना सटीक कैसे हो सकता है? वो खुद को शांत, एकत्रित और तुरंत ही सोमदेव सिंह को देखने के लिए मुड़ गई, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण क्षण में चिल्लाया था। जब उसने दृश्य देखा तो वो विनाशकारी था। सोमदेव सिंह एक बड़े पत्थर पर खड़े थे और हरे रंग के पत्थर के नीचे एक रंगीन घातक सांप था। जाहिर है सांप उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था और वो चिल्लाया क्योंकि उसने सांप को मार दिया था। अगर शिरीन ने अभी अभी सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट किया होता तो वो 8 मीटर दूर चली गई होती और अंततः इस जानवर के घेरे से बाहर निकल गई होती, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने गलती से एक 6 आंख वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड को मार दिया था और दूसरा उस समय पागलपन से घूम रहा था। वो तीखी चीख के बाद शिरीन की दिशा में तेजी से बढ़ा। अन्य जानवरों को कुछ आज्ञाएं मिली और उन्होंने तुरंत फिर से शिरीन को घेरने के लिए चारों ओर खुद को बिखेर दिया। यहाँ तक कि अगर वो अपना टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करना चाहती तब भी वो जानवरों से दूर नहीं भाग सकती थी। इस समय शिरीन थक गई थी, लेकिन फिर भी उसे कड़ी टक्कर देनी पड़ रही थी। ये एक और पृथ्वी बिखरने वाली लड़ाई का हिस्सा थी। पिछले 6 आंखों वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड को अभी भी कुछ चिंताएं थी जब वो शिरीन के साथ लड़ा था। उसने शिरीन को जहरीले झरने से पिघलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे सीधे उसके पेट में निगलने की कोशिश की। हालांकि मौजूदा सेंटीपीड सिर्फ बदला लेना चाहता था। इसने जहरीले झरने और जहरीली गैसों के बीच कई तकनीकों का इस्तेमाल किया ताकि वो उसके शरीर पर चोट लगा सके और यहाँ तक कि उसके पंजे वगैरह से भी हमला किया जा सके। प्राणी के पास एक विशाल शरीर था, लेकिन वो एक पंख की तरह हल्का था। ये सब कुछ से टकरा गया और पूरे युद्ध के मैदान में उसकी हिंसक कार्रवाई देखी जा सकती थी। दूसरी ओर शिरीन एक नाव की तरह थी जो समुद्र के बीच में रवाना हुई थी। पूरी लड़ाई बेहद रोमांचक लग रही थी। सोमदेव सिंह उसकी लड़ाई को देख रहे थे और वो आराम में लग रहे थे, लेकिन उनकी उंगलियों ने चुपके से एक जादू कर दिया। वो लंबे और पतले थे और एक नरम विद्वान की तरह दिख रहे थे। उसे घेरने वाले जानवरों ने सोचा कि उसे तंग किया जा सकता है। इस प्रकार वो उसके पास जाने की कोशिश करते और उसका शिकार करना चाहते थे। जब वो उसके पास चले गए तो नरम विद्वान ने अनजाने में उन्हें देखा। ये चकाचौंध तेज और ठंडी थी, जिसने इन जानवरों को तब तक कपकपी दी जब तक कि उनकी चमड़ी और फर उठ नहीं गए। ये एक स्वाभाविक सहज प्रतिक्रिया थी जब उन्हें एक मजबूत दुश्मन का सामना करना पड़ता था। कुछ जानवरों ने तुरंत कदम पीछे खींच लिए। वो अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहे थे और कुछ और कदम पीछे हट गए। अंत में वो इस जगह से भाग गए। ये सब कुछ चुपचाप हो रहा था। शिरीन और 6 आंखों वाला खूंखार हत्यारा सेंटीपीड जो तीव्रता से लड़ रहे थे, उन्होंने इसे नोटिस नहीं किया। शिरीन इस स्तर पर थक गई। उसने लगातार लड़ने के लिए अपनी ताकत का भरपूर उपभोग किया था। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था, उसके पैरों में ऐंठन थी और उसकी बाहें झंझना रही थी जैसे वो अब उसकी नहीं थी। इस गहन लड़ाई के दौरान वो कभी कभार सोमदेव सिंह को देखती थी। वो जानते थे कि बहुत सुरक्षित जगह है और वहां पर कैसे छुपना है। जिस स्थान पर वो खड़ा था वो युद्ध के मैदान में तीव्र लड़ाई से प्रभावित नहीं हो रहा था और आसपास के जानवरों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर उसने बचने के लिए अभी से टेलीपोर्ट किया तो उसका यहाँ सोमदेव को अकेला छोड़ देना ठीक होना चाहिए। बस जब उसने इसके बारे में सोचा, सोमदेव सिंह जो पहले एक चट्टान पर खड़े थे अचानक चिल्लाए और पत्थर से गिर गए। शिरीन विचलित हो गई और लगभग 6 आंखों वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड की पूंछ से मारी जा चुकी थी। उसने अब विचलित होने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो बहुत चिंतित थी। ध्यान केंद्रित करने के लिए उसने तुरंत भागने का विचार त्याग दिया। वो स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि सोमदेव सिंह पहले से अजीब तरह से बैठ गए थे, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जाहिर है उसे जहर दिया गया था। कुछ जानवरों को ये मुफ्त भोजन खाने के लिए लुभावना लग रहा था, तो पीले हरी चमड़ी वाले भयंकर बाघ सीधे उस पर थपथपाते हुए आ रहे थे। बचाओ बचाओ! बाघ के हमले को चकमा देने के लिए वो बाएं और दाएं कूदते हुए चिल्लाता रहा। कुछ समय ऐसे थे जब बाघों के पंजों ने लगभग उसका सर काट दिया था। ये बेहद खतरनाक था। शिरीन इस समय उसकी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने भी 6 आंखों वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड से लड़ते हुए संघर्ष करना था। लेकिन लोग आमतौर पर हताश स्थिति में अपनी पूरी क्षमता का विस्तार कर सकते हैं, खास तौर पर इस लड़ाई में जो अब शिरीन कर रही थी। अब उसे इस हद तक बढ़ाया गया तो उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार हुआ। आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में तब बहुत तेजी से बहती थी जब तक कि वो इसका इस्तेमाल 6 आंखों वाले हत्यारे सेंटीपीड से लड़ने के लिए नहीं कर सकती थी। वो जितना लड़ती वो उतनी ही शक्तिशाली होती।
जब उसने देखा कि सोमदेव की स्थिति खतरनाक हो रही है तो वो बहुत चिंतित थी, जब तक कि उसे अपने शरीर के अंदर कुछ वायु प्रवाह महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा कि एक्यूपंक्चर बिंदु खुल गया था और उसके शरीर से एक गुलाबी रोशनी चमकने लगी थी। लड़ाई के दौरान अप्रत्याशित रूप से उसे स्तर 5 की आध्यात्मिक शक्ति पर उठा दिया गया था। उसका थका हुआ शरीर अब दोबारा से सक्रिय हो गया था और उसके थके हुए हाथ और पैर अब लचीले हो गए थे और फिर से ताकत से भर गए थे। उसकी हथेली में लगी तलवार अब 6 आंखों वाले हत्यारे सेंटीपीड के गले को काट सकती थी। ये उसकी जान नहीं लेगा, लेकिन कम से कम उसे घायल तो कर ही देगा। सेंटीपीड दर्द से चिल्लाने लगा और दर्द ज्यादा और तीव्र होने के कारण वो और भी ज्यादा हिंसक हो गया। 6 आंखों वाला खूंखार हत्यारा सेंटीपीड हिंसक हो रहा था। जब शिरीन ने उस पर लगातार हमला किया, उसने शिरीन पर तब तक प्रहार करने का प्रयास किया जब तक कि उसकी हरकतों से हवा ने एक बड़े पेड़ को नहीं उड़ा दिया जिसने उन्हें घेर लिया। युद्ध के मैदान को देखकर ऐसा लगा जैसे एक स्तर 12 का तूफान वहां आया हो। रणभूमि के पास जितने भी पेड़ थे वो सब प्रचंड हवा से उड़ गए। सोमदेव सिंह युद्ध के मैदान के साथ साथ आगे पीछे चल रहे थे और किसी तरह जो बाघ उसका पीछा कर रहे थे वो आंधी में फंस गए और तेज हवा से उड़ गए। सोमदेव सिंह अस्थायी रूप से सुरक्षित था। उसका चेहरा भूत की तरह पीला था। वो जमीन पर बैठा था और जोर से सांसें ले रहा था। साफ तौर पर उसके शरीर में जहर फैल चुका था पूरी तरह से, और अगर जहर तुरंत ठीक नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। शिरीन ने अपने होठों को साफ किया और 6 आंखों वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड से लड़ती रही। ऐसा लग रहा था कि वो प्राणी द्वारा पीछे धकेली जा रही है, लेकिन वास्तव में वो उसकी कमजोरी को उजागर करने के लिए उसे फुसला रही थी। पिछले 6 आंखों वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड को गलती से शिरीन ने मार डाला था। तब उसने उसके मुंह के अंदर कहीं छुरा घोंपा था, जिसका मतलब था कि उसकी कमजोरी उसके मुंह के अंदर भी होनी चाहिए थी, इसीलिए वो शुरू से ही उसके मुंह पर हमला कर रही थी। 6 आंखों वाला खूंखार हत्यारा सेंटीपीड भी समझदार था। उसने आसानी से अपना मुंह नहीं खोला, यहाँ तक कि जब शिरीन ने उसका मुंह चुराया तो वो केवल थोड़ा सा धुंधला हो गया, क्योंकि ये हमला उसके कमजोर बिंदु पर नहीं गिरा था। इससे पहले कि शिरीन को बराबर किया जाता, उसके हमलों ने उसके मुंह पर कोई निशान नहीं छोड़ा, इसीलिए उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं हुई। लेकिन अपग्रेड करने के बाद हर एक छुरे के वार ने उसे बुरी तरह से चोट पहुंचा दी थी। आधे घंटे के बाद शिरीन द्वारा कई बार छुरा घोंपे जाने के बाद उसके मुंह से काफी खून बह रहा था। 6 आंखों वाला खूंखार हत्यारा सेंटीपीड गंभीर दर्द में था और अंत में उसने अपना मुंह खोल दिया। शिरीन ने इसे उसकी गर्दन और नाक के बीच छुरा मारने का अवसर पकड़ा, जहां उसे शक था कि उसका कमजोर बिंदु स्थित है। 6 आंखों वाला खूंखार हत्यारा सेंटीपीड जमकर हिला और आखिरकार जमीन पर गिर गया और अब वो उठ नहीं पा रहा था। जब शिरीन ने पिछले 6 आंखों वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड को सफलतापूर्वक मार दिया तो ये ज्यादातर भाग्य के कारण था, क्योंकि इस बार उसने अपनी क्षमताओं के आधार पर दूसरे 6 आंखों वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड को अंजाम तक पहुंचा दिया था। दृढ़ पत्थर कंगन, जो हर समय शांत रहता था, आखिरकार खुश हो गया। वाह मालकिन, आप कमाल की हैं। आप नर और मादा दोनों का शिकार करने में सफल रही। मैंने सुना है कि जब खासी कबीले के अधिपति स्तर 7 की शक्ति वाले हैं तो वो काले जंगल में दोनों से मिले और वो लगभग मारे जा चुके थे। सौभाग्य से वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी द्वारा बचा लिए गए थे, वरना खासी कबीला अब मौजूद नहीं होता। छोटी शिरीन, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप उन्हें अपने वर्तमान स्तर पर भी मार सकती हैं। उनके आंतरिक अंगों में एक दुर्लभ जड़ी बूटी है। सोमदेव सिंह की आवाज सीधे उसके दिमाग में जादू के माध्यम से आई थी। शिरीन अचानक मुड़ गई और सोमदेव सिंह को देखा। शायद उसने सिर्फ एक झगड़ा खत्म किया और इस कारण उसकी आंखें जानलेवा थी। तुम बहुत भयंकर लग रही हो। सोमदेव सिंह को झटका लगा और उसने जमीन पर गिरने से पहले उस पर आरोप लगाया। शिरीन चुप थी। अन्य जानवर शिरीन से डर रहे थे क्योंकि उनके नेता मारे गए थे और वो जल्दी से भाग गए। ये स्थान अस्थायी रूप से सुरक्षित था, इसीलिए शिरीन ने आराम करने के लिए जमीन पर लेटने का सोच लिया। लेकिन उसे याद आया कि उसे अभी भी सोमदेव सिंह को ठीक करने की जरूरत है, जो जमीन पर बेहोश हो गए हैं। सौभाग्य से जहर इतना घातक नहीं था और इसे ठीक करना मुश्किल नहीं था। इस प्रकार के जहर को ठीक करने के लिए शिरीन विशेषज्ञ थी। उसने घाव से खून निचोड़ लिया और सांप के जहर के इलाज के लिए एक खास क्रीम लगाई। अंत में उनका पीला चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया और वो अपनी अनिच्छिक नींद से जाग गए। जब वो जाग रहे थे तो शिरीन ने उनके घुटने पर क्रीम लगाने का काम पूरा कर दिया था।
जब सोमदेव सिंह ने अपनी आंखें खोली तो वो चौंक गया। उसके पैर सिकुड़ गए थे। क्या क्या तुम क्या कर रही हो? शिरीन अभी भी उसके पैरों को पकड़े हुए उसकी ओर नहीं देख रही थी। हिलना मत, मैं तुम्हारे घाव पर दवा लगा रही हूँ। ये लगभग हो ही गया है। उसका सर नीचे की ओर था। वो उसके मुलायम काले बालों को देख रहे थे और उलझन सी महसूस कर रहे थे। उसे पहचानने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। वो केवल एक अजनबी था जिससे वो 2 बार मिली थी। हालांकि जब वो उसकी बाह को सहला रही थी तो वो प्रतिरोधी नहीं लग रही थी। जब उसने उसकी पैंट उतारी और बिना कुछ महसूस किए उसके लिए दवाइयां लगा दी, क्या वो जानती थी कि उसे किसी अजनबी के साथ अंतरंगता नहीं करनी थी? यदि वो अलग व्यक्ति होता तो क्या वो इतनी रक्षाहीन होती? उसकी आंखें तेज थी लेकिन उसके द्वारा बोले गए शब्द नरम थे। हम बहुत अतरंग हैं। शिरीन ने उसके घाव को बहुत जल्दी साफ किया और लपेट लिया और अंत में उसकी पैंट नीचे कर ली। उसने लापरवाही से उत्तर दिया, ये आपके घाव को भरने के आग्रह के कारण है और मैं इसकी परवाह नहीं करती तो आप क्यों परवाह करेंगे? आप इसकी परवाह कैसे नहीं कर सकती? एक लड़की की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए जिम्मेदार होने की आवश्यकता है, सोमदेव सिंह ने कहा। शिरीन ने तुरंत मना कर दिया, कृपया ऐसा मत करो। अगर मैं चाहूँ वो आदमी केवल मेरे लिए जिम्मेदार हो क्योंकि मैंने उसके पैर का घाव देखा है तो मुझे 1000 बार शादी करनी होगी। सोमदेव सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। आपने कितनी बार एक आदमी के पैर देखे? कई बार। मैं अब और याद नहीं कर सकती, लगभग 100 बार होना चाहिए। शिरीन अभी भी लापरवाही से जवाब दे रही थी। सोमदेव सिंह चुप थे। शिरीन ने अपने शरीर को सीधा किया और एक पल के लिए उसके चेहरे की ओर देखा। ऐसा लगता है कि जहर लगभग पूरी तरह से हट गया है। आपके शरीर में संभवतः थोड़ा सा बचा है। यही कारण है कि आप अभी भी थोड़े से पीले दिखते हैं। ये ठीक हो जाना चाहिए आधे घंटे बाद जब दवा प्रभावी होने लगेगी। सोमदेव सिंह एक पल के लिए चुप रहे। उन्होंने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें इसकी परवाह नहीं है? शिरीन ने उसके कंधे पर हाथ फेरा और उसे थपथपाया। कुछ भी परवाह करने लायक नहीं है इसमें। चिंता मत करो। मैंने कभी तुम्हारे साथ एक आदमी जैसा व्यवहार नहीं किया, इसलिए चिंता मत करो कि मैं तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार बनने के लिए कहूंगी। सोमदेव सिंह ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने ऊपर खींच लिया। शिरीन सीधे उसकी बाहों में गिर गई। उसने नीचे देखा और उसे वो माथे पर चूमना चाहते थे। इससे पहले कि वो उसके माथे को छू पाते उसकी गर्दन पर कुछ था। ये एक चाकू था। शिरीन चाकू की तरह ठंडी लग रही थी। अगर तुम फिर से आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन को चौड़ा करके काट दूंगी। चाकू तेजी से उसकी त्वचा को छेद रहा था। अगर वो आगे झुक जाता तो उसकी गर्दन अलग हो जाती। ऐसा लग रहा था कि ये अभी भी नीचे की रेखा थी और अन्य लोगों को उसका फायदा नहीं उठाने दिया जा सकता था। सोमदेव सिंह मुस्कुराए। ये अपने उद्धारकर्ता के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं? मैं अभी भी मुझे बचाने के लिए आपको चुका रही हूँ। मैं आपके लिए अपनी जान भी गंवा सकती हूँ, लेकिन इसमें आपको मेरा फायदा उठाना शामिल नहीं है। अगर आप अभी भी इस तरह का व्यवहार करते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि मैं आपका क्या करूंगी। शिरीन ने सच बोला। सोमदेव सिंह की आंखें थोड़ा चमक रही थी। वो एक पल के लिए रुक गया और मुस्कुरा दिया। उसने फिर उसे रिहा कर दिया। वो पीछे की ओर बढ़ा और बोला, क्षमा करें, मैंने आपको नाराज कर दिया है। वो अपने विद्वतापूर्ण रवैये पर वापस आ गया था। ये लड़की सीधी और तेज थी। वो उसे और भी अधिक पसंद करने लगा था। शिरीन ने उसे देखा और आश्चर्यचकित हो गई। क्या वो उसका परीक्षण कर रहा है? उसने बात करना बंद कर दिया और दूसरी ओर घूम गई। फिर 2 6 आंखों वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड से निपटने के लिए चली गई। सेंटीपीड्स की आंतरिक कीमिया में अत्यंत दुर्लभ औषधि जड़ी बूटी होती थी। ये बहुत ही परिष्कृत थी क्योंकि उन्होंने 500 से अधिक वर्षों की आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग किया था। शिरीन को लगा कि उसने इस बार बहुत कुछ कमाया है। खतरा हमेशा अचानक से छिपकली की तरह हमला करता है और ये बिना किसी संकेत के होता है। जब शिरीन ने 6 आंखों वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड से द्वांतरिक